हेलो बच्चों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कलश में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है सीयूईटी के फॉर्म फिल कराए जा रहे हैं और सीयूईटी के फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट क्या है? 27 मार्च। कितनी? 27 मार्च। 27 मार्च को आपके सीयूईटी के फॉर्म फिलिंग की डेट लास्ट है और वो फिर उसके बाद आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी लास्ट मोमेंट के लिए वेट कर रहे हो तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप फॉर्म फिल कर लीजिए। आपको पता है आज कितनी तारीख हो गई? आज 22 तारीख हो गई बच्चों। कल 23 है, फिर संडे 24, 25, 26 होली रहेगी और 27 को लास्ट डेट के लिए कभी भी किसी भी फॉर्म का वेट नहीं करना चाहिए। लास्ट डेट पे हो सकता है साइट का प्रॉब्लम हो जाए, बहुत सारे लोग एक समय पे ट्राई करेंगे, सर्वर डाउन हो सकता है, कहीं ऐसा ना हो कि आप फॉर्म फिल ना कर पाए या फिर जल्दीबाजी में आप कुछ गलत कर जाएं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है वो ध्यान दें, 27 मार्च तक आपको फॉर्म फिल कर लेना है। इसी एक दो दिन में फॉर्म फिल कर लीजिए, ज्यादा बेटर है। फिर होली आ जाएगी, आप उसमें व्यस्त हो जाओगे। उसके बाद आप 27 को ही लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, साइट क्रश कर सकती है। ठीक है। दूसरी चीज, जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल कर लिया है वो ये दो डेट बहुत ध्यान से सुने, 28 और 29 मार्च, 28 मार्च और 29 मार्च को आप करेक्शन बच्चों कर सकते हैं। ठीक है, तो करेक्शन की साइट ओपन हो जाएगी, करेक्शन विंडो ओपन होगा 28 और 29 मार्च को। तो बिल्कुल, अगर आपने फॉर्म भर दिया है और कोई मिस्टेक्स आपसे हो गई है और आप उसको सुधारना चाहते हो, ठीक है, कुछ ही चीजों पर सुधार होगा, मैंने पहले बताया हुआ है, तो बिल्कुल आप 28 और 29 मार्च को करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, जिन्होंने भर दिया है कोई करेक्शन नहीं तो जुड़ जाए तैयारी में। ठीक, तो हम लोग बच्चों यहाँ पर मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैथमेटिक्स में मैंने 2023 का सीयूईटी का मैथ का पेपर सॉल्व करा दिया है। 2022 का पेपर मैं पिछले 2-3 वीडियो से सॉल्व करा रहा हूं, जिसमें हमने सेक्शन ए 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। उसके बाद 10 क्वेश्चन का एक वीडियो आया था, फिर उसके बाद 10 क्वेश्चन का एक वीडियो आया था, आज फिर 10 क्वेश्चन का एक वीडियो, यानी आज के बाद टोटल 45 क्वेश्चन आप कर चुके होंगे। 10 वीडियो आज का मिला लें तो, है ना। 15 क्वेश्चन सेक्शन ए से और 20 क्वेश्चन के दो वीडियोस में हमने क्वेश्चन करा दिए हैं। ये 2022 का पेपर में करा रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो लोग ढूंढते हैं वो उनके लिए हेल्प हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो आप कैसे पेपर आया था, कैसे पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे सेक्शन B1 में हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन 3 या 4 मिल रहे हैं, जिसमें तरीका क्या है आंसर ढूंढने का, कोई एक या दो ऑप्शन अगर मिल जाता है, हमें पांचों चेक करने की, चारों स्टेटमेंट को मिलाने की जरूरत नहीं है। एक या दो ऑप्शन चेक किया और जो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं उसमें से एक ना एक आंसर जरूर मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि हमें टाइम बचाना है, 1 घंटे में हमें टोटल 40 क्वेश्चन ही करने हैं। 15 क्वेश्चन सेक्शन ए से कंपलसरी है और सेक्शन B1 से 35 में से 25 क्वेश्चन हमें करने हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए B1 सेक्शन के 20 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, आज आगे 10 क्वेश्चन को और करते हैं। तो बढ़ते हैं, 2022 का जो पेपर था उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोला जा रहा है, इफ इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, 4 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं, ए बी सी डी। अब हमें देखना है कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। ए बी, ए डी, बी सी सी डी, कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, कौन से सही नहीं है। तो बोला जा रहा है कि ए और बी कैसे इवेंट हैं? इंडिपेंडेंट हैं। अच्छा ये बताइए, क्या अगर इवेंट इंडिपेंडेंट हैं तो क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि उनका इंटरसेक्शन क्या हो? फाई हो, है ना। उनका इंटरसेक्शन क्या हो? फाई। जबकि अगर इवेंट इंडिपेंडेंट है तो हमने ये पढ़ा है कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी, पढ़े कि नहीं? तो ये तो एम्पटी होने से रहा, तो पहला स्टेटमेंट ए हमारा क्या है? गलत है। तो ए जिस जिस ऑप्शन में उसको छोड़ दो। ऑप्शन नंबर 1 में ए है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो इसी तरह ऑप्शन नंबर 4 में ए है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब हमें ऑप्शन नंबर बी को चेक करना है। ठीक है, यानी पहला ऑप्शन तो नहीं है। बी में क्या बोला जा रहा है? द सम ऑफ देयर प्रोबेबिलिटीज मस्ट बी इक्वल टू 1। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर दो इवेंट बच्चों इंडिपेंडेंट है, दो इवेंट अगर इंडिपेंडेंट है तो उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे एक इवेंट मैंने ले लिया, एक कॉइन को टॉस किया और हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। एक डाइस को मैंने टॉस किया और उस पे मैंने बोला उसमें नंबर 5 आने की प्रोबेबिलिटी, है ना।
या नंबर 5 आने की प्रोबेबिलिटी या नंबर 2 3 4 आने की प्रोबेबिलिटी। तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/6। भाई डाइस में 5 एक ही बार तो आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6। ये दोनों ही इवेंट कैसे हैं इंडिपेंडेंट है भाई। इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी बोल रहा है, डाइस में 5 आने की प्रोबेबिलिटी। ये दोनों इवेंट कैसे हैं इंडिपेंडेंट है। क्या इन दोनों प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आएगा। 1/2 प्लस 1/6 इज नॉट इक्वल टू 1। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी भी बच्चों क्या हो गया गलत हो गया। ए स्टेटमेंट गलत है, बी स्टेटमेंट गलत है। ओके आंसर तो मेरे ख्याल से यहां से आपको मिल गया होगा। देखो पहला और चौथा तो पहले कट चुका था, बी किसमें है सेकंड में था, ये भी कट गया। यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जिसमें बोला जा रहा है कि सी एंड डी ओनली। अब चेक करना चाहो बिल्कुल आप चेक कर सकते हो कि सी और डी हमारा करेक्ट है कि नहीं। ये तो देखो वही जो मैंने अभी प्रीवियस में समझाया, इवेंट अगर इंडिपेंडेंट है तो पी ए इंटू पीबी बराबर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और बोला जा रहा है ए डैश एंड बी डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। चेक करते हैं तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ये हो जाएगा पी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बाय डिमॉर्गन्स लॉ। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा 1 माइनस पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी ए, माइनस को अंदर भेज देते हैं, माइनस पी बी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहां से 1 कॉमन ले इन दोनों में तो 1 माइनस पी ए अंदर रहेगा। यहाँ पे बच्चों सेकंड थर्ड और फोर्थ टर्म में माइनस पी बी अगर कॉमन ले लो तो अंदर आएगा 1 माइनस पी ए। क्या आएगा 1 माइनस पी ए। तो एक ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस पी ए और एक ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस पी बी। 1 माइनस पी ए का मतलब पी ऑफ ए डैश और 1 माइनस पी बी का मतलब पी ऑफ बी डैश। तो बच्चों हमने क्या देखा कि पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर पी ऑफ ए डैश इंटू पी ऑफ बी डैश। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है सही है। यानी कि यहाँ पे डी स्टेटमेंट भी क्या है करेक्ट है। ए डैश एंड बी डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सी और डी ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बच्चों क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 7 -7 एंड कंटेनिंग द लाइन दिस। ओके एक प्लेन का इक्वेशन चाहिए जो कि किससे किससे पास हो रहा है, पासिंग द पॉइंट 0 7 -7 0 7 -7। देखो इसमें आपको कुछ करना ही नहीं बच्चों, सीधा सीधा देखो एक तो तरीका है, तरीका यहाँ पे लगाने की जरूरत है। मैंने क्या बोला यहाँ पे MCQ बेस्ड है, हमको जितने आसान से आसान तरीके से आ जाएगा हम वो अपनाएंगे। प्लेन का इक्वेशन चाहिए और प्लेन पास किस पॉइंट से हो रहा है 0 7 -7। 4 ऑप्शन आपको जो दिए हैं वो प्लेन का इक्वेशन तो है। अगर प्लेन इस पॉइंट से पास हो रहा है तो ये पॉइंट उस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। चारों ऑप्शन में चेक करो कौन से ऑप्शन में ये सेटिस्फाई हो रहा है। अभी कहोगे सर यहाँ पे तो ऐसे आपको कई सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, जैसे बस पहले वाले में नहीं करेगा सर क्योंकि यहाँ पे -7 प्लस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, नहीं सभी में आपको सेटिस्फाई करता हुआ मिलेगा। तो जो कंटेनिंग द लाइन देखो है क्या, ये जो प्लेन है एक लाइन को कंटेन कर रहा है, उस लाइन का जो dr है डायरेक्शन रेशियो है बच्चों वो क्या है, इस लाइन का जो dr है यानी डायरेक्शन रेशियो है वो -3, 2, 1 है। अब आपको ये देखना है -3, 2, 1 चारों ऑप्शन में से किस पे सेटिस्फाई कर रहा है। क्या -3, 2, 1 गिवन लाइन का ये डायरेक्शन रेशियो है ना, और ये लाइन प्लेन पर लाई कर रही है, प्लेन इस लाइन को कंटेन कर रहा है, तो ये जो डायरेक्शन रेशियो होगा उसको सेटिस्फाई करेगा। तो जरा देखिए किस पे सेटिस्फाई कर रहा है ये, क्या पहले वाले ऑप्शन पे करेगा -3,
-2 -1 कभी भी 0 नहीं आएगा, नहीं करेगा। सेकंड वाले पे आप सेकंड ऑप्शन पे क्या करेगा, -12 + 2 + 1 कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा। थर्ड वाले पे -3 + 2 + 1, यस इस पे देखो कर रहा है। चौथे पे भी देख लो, -9 + 4 + 2, ये भी 0 के इक्वल नहीं होगा। तो केवल ऑप्शन नंबर तीसरा, थर्ड ऑप्शन x + y + z = 0, यही हमारी रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा, क्योंकि प्लेन एक लाइन को कंटेन कर रहा है जिस लाइन का डायरेक्शन रेशियो -3, 2 और 1 है। सीधा सीधा -3, 2, 1 देखेंगे चारों ऑप्शन में से किस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वही हो जाएगा बच्चों करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 3 है, ऑप्शन नंबर जो 3 है, ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इफ A and B are two independent events, फिर वही अभी जैसे हमने डिमॉर्गन्स लॉ लगा के प्रूफ किया था पहले क्वेश्चन में, P A डैश इंटरसेक्शन B डैश, दिस इज इक्वल्स टू P ऑफ A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B। तो यहां पर इस पे फॉर्मूला लगा दीजिए, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, यही होगा ना। P ऑफ A यूनियन B को ब्रेक करेंगे तो ऐसे ही आएगा। इसके बाद देखिए सभी वैल्यूज आपके सामने हैं। P ऑफ A की वैल्यू दिया हुआ है 3/5 प्लस P ऑफ B कितना है 4/9 माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, इवेंट इंडिपेंडेंट है तो ये हो जाएगा PA इंटू PB के बराबर है ना, क्योंकि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, PA इंटू PB, यानी 3/5 इंटू 4/9। तो ये 1 माइनस, यहां पर एलसीएम ले लीजिए, 9 5 जा 45, तो 5 9 जा 45, 9 3 जा 27, 9 5 जा 45, 5 4 जा 20, और यहाँ पे 45 तो -12, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, कितना हो जाएगा 47 में से 12 माइनस करो 35 है ना, 47 माइनस 12, यस 35/45, एलसीएम लेके माइनस करो तो 10 अपॉन में 45, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 2/9। देखिए ऑप्शन नंबर 4 आपको दिख रहा है, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, 74 आज के लिए। इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एक लाइन है इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है, ओके, कोई एक प्लेन है और उस पर कोई लाइन है, वो क्या है, परपेंडिकुलर है। ये ऐसे मत समझना, ये लाइन है, ये प्लेन है और ये लाइन है जो कि इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है, ओके। थ्रू द पॉइंट 4 3 विच पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 3 9, ये जो प्लेन है वो किसी पॉइंट से पास हो रहा है 4 3 9, इससे खैर हमको विशेष मतलब नहीं है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, इफ द मिरर इमेज ऑफ पॉइंट S ऑन द लाइन L, एक इस ये लाइन का नाम क्या दिया गया है, L, इस लाइन पर कहीं पर कोई पॉइंट है S, ठीक है, लाइन पर एक पॉइंट है S, उसकी मिरर इमेज कहां पर है, इन द गिवन प्लेन P is 2 3 1। इमेज जनरली जितनी डिस्टेंस इधर होगी उतनी ही डिस्टेंस इधर होती है, और इस इमेज के लिए बोला गया है, इमेज का जो है पॉइंट, इफ द मिरर इमेज ऑफ पॉइंट S की जो इमेज है उसका कोऑर्डिनेट प्लेन पर है वो है 2 3 1, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ S का हमें बच्चों क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट। ध्यान से देखिए, ये हमारे लिए ये पॉइंट प्लेन पे लाई कर रहा है, तो ये प्लेन का हमारे लिए डायरेक्शन रेशियो हो गया 2 3 1 है ना, और S का हमें डायरेक्शन रेशियो चाहिए, यही तो हमें कोऑर्डिनेट चाहिए ना। और क्योंकि ये लाइन जो है प्लेन पर परपेंडिकुलर है बच्चों, तो हम जानते हैं कि A डॉट B क्या होना चाहिए, मतलब लाइन और प्लेन का डायरेक्शन का प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। लाइन और प्लेन के डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल। तो एक पॉइंट तो फिक्स है, वो है 2 3 1 है ना, जो कि प्लेन पे लाई कर रही है। दूसरा पॉइंट हमें चाहिए, तो इन चारों ऑप्शन से आंसर निकालेंगे, चारों में से कौन से ऑप्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट लें कि ये 0 आ जाए, तभी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है। इसके साथ लोगे तो 2 1 जा 2 0 3, भाई
क्या आएगा 2 प्लस 0 प्लस 3 पहले ऑप्शन के साथ, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। दूसरे ऑप्शन के साथ ले लो 0 माइनस 3 प्लस 3, बिल्कुल तुरंत आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां पर जो सेकंड ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसका और इसका जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। और बोला जा रहा है कि एस जो है, एस की जो इमेज है वो 2 3 1 है। एस लाइन पर लाई कर रहा है, वो लाइन प्लेन पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, वो लाइन प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर। अच्छा, ये जरूरी नहीं है वो पॉइंट यहीं पर 2 3 1 हो, लेकिन हमने इसलिए लिया क्योंकि ध्यान से देखिए जो लाइन के इक्वेशन में जो पॉइंट लिया गया जिससे पॉइंट लाइन पास हो रही है वो 2 3 1 है, इसीलिए मैंने इस पॉइंट को यहां पे रखा है। और जनरली इमेज की बात है तो इमेज परपेंडिकुलर ही होती है। ठीक है, एस की जो इमेज होगी तो लेफ्ट और राइट में ना होकर डाउनवर्ड परपेंडिकुलर ही होती है। ठीक है बच्चों, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। एक बायस्ड डाइस है जिसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया। सबसे पहला काम तो यही होता है के की वैल्यू निकालना। सभी को प्लस कर डालो। देखो 2k प्लस के 3k प्लस 1 माइनस 5k प्लस k बाई 2 प्लस फिर से k बाई 2 प्लस 8k स्क्वायर, है ना, सब कवर हो गया और इक्वल्स टू में 1। सबसे पहला काम है k की वैल्यू निकालना। तो चलिए k की वैल्यू निकालते हैं। देखो k बाई 2 प्लस k बाई 2 ये k हो जाएगा और ये 3k, 4k माइनस 5k करेंगे तो माइनस k आएगा। ये 3k और प्लस में ये k 4k माइनस 5k कितना आया, माइनस k प्लस 1, हालांकि 1 से 1 कैंसिल कर सकते थे, प्लस 8k स्क्वायर इक्वल्स टू 1। 1 से 1 कैंसिल हो गया, k कॉमन ले लो, 8k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। k की दो वैल्यू आएगी, एक 0 और एक 1/8। 0 हम लेंगे नहीं तो सभी प्रोबेबिलिटीज 0 हो जाएंगी। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है भाई, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो सभी का सम तो 1 आना चाहिए ना। तो k की वैल्यू 0 लेंगे नहीं, फिलहाल k की वैल्यू आ गई 1/8। ठीक, इतना तो क्लियर हुआ। k की वैल्यू क्या है, 1/8। तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/16। इसका कितना आएगा, 2/8। इसका कितना आएगा, 8 इंटू 1/64 ना, यानी 8/64 दैट इज 1/8। k की वैल्यू 1/8 है ना, तो वही रख रहे हैं। 1 माइनस 5/8 ये हो जाएगा 3/8 और ये हो जाएगा k बाई 2 मतलब 1/16। ठीक, अब पहले ये पांचों की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते, फिर देखते हैं कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। जब x इक्वल टू 3 तो ए केस के लिए जब x हमारा 3 होगा तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 2/8। b के लिए x लेस देन 2 हो, लेस देन और इक्वल टू, यानी 1 और 2 दोनों को लेना है। देखो ये 1/8 है, इसको आप 2/16 लिख सकते हो और 2/16 प्लस 1/16 ये कितना हो जाएगा, 3/16। मैं सबको डिनोमिनेटर में 16 के फॉर्म में बनाना चाह रहा हूं तो इसको भी मैं लिख दे रहा हूं 4/16। ए हो गया, बी हो गया, सी देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो ये दोनों का सम ये 1/16 है, इसमें भी 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6/16 होगा ना। तो 6/16 प्लस 1/16 यानी कि 7/16। ओके, डी यानी कि x इक्वल टू 4, 2/16, 1/8 मतलब 2/16। एंड द लास्ट वन इज ई, 1 और 5 की प्रोबेबिलिटी का सम, 1 की प्रोबेबिलिटी 2/16 और इसकी 6/16, तो ये हो जाएगा 8/16। अब इससे ये हो गया, देखो डिनोमिनेटर सभी के सेम है, लाइक फ्रैक्शन हो गया, बड़ा छोटा हमें देखने में आसानी होगी। तो ग्रेटर देन से यानी सबसे बड़ा हमें चूज करना है। तो देखो डिनोमिनेटर सेम है तो सबसे बड़ा कौन है, ई है। फिर उसके बाद उससे छोटा 8 के बाद 7 यानी सी, ई के बाद सी देखो तभी दो जगह दिख रहा है, दूसरे पे और तीसरे पे। तो 7 से छोटा ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, 4 यानी कि ए, ई सी ए। देखो ऑप्शन नंबर 3 मिल गया ना। फिर देखो उससे छोटा 4 से छोटा यानी कि बी, ये ग्रेटर देन का सिंबल होगा।
ए ये ग्रेटर देन बी, देन दिस इज ग्रेटर देन डी। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन बच्चों सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 76, इफ एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन। ओके, एक रेक्टेंगुलर रीजन है, इससे रिलेटेड आगे के 2-3 क्वेश्चन लिंकअप करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे केस बेस्ड स्टडी आप लोग क्लास 12th में करते थे, तो उसी तरह से फिलहाल एक रेक्टेंगुलर रीजन है, एक्स और वाई लेंथ और ब्रेथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? जैसे ये P रिप्रेजेंट कर रहा है पेरीमीटर को, मैं बता दूं P रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये तो सभी को पता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर करेक्ट होगा। P इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ध्यान देना, इसका आगे सभी क्वेश्चन में अभी जो 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे आगे यूज है, केस बेस्ड स्टडी की तरह आप ले सकते हो। उसी प्रीवियस क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू किया गया है। If the area of the floor as a function of x can be expressed as, मतलब एक फ्लोर है जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, जिसका लेंथ x है, ब्रेथ y है, पेरीमीटर p है, जो कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई के इक्वल है। तो एरिया को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एरिया ax से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ax से हम जानते हैं एरिया होता है x इंटू वाई। तो y तो कहीं है नहीं ना किसी ऑप्शन में, तो यहां से आप p के फॉर्म में y की वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले p इज इक्वल टू 2x प्लस 2y, तो y इज इक्वल टू p माइनस 2x होल अपॉन 2, यहां पे पुट कर दो। तो x इंटू वाई, तो p ये हो जाएगा x इंटू p माइनस 2x और होल अपॉन में 2। अंदर चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, px माइनस 2x स्क्वायर और होल अपॉन में 2, px माइनस 2x स्क्वायर होल अपॉन में 2। देखिए एरिया फंक्शन ऑप्शन नंबर 3 मिल रहा है। इसकी भी जरूरत हमें आगे बच्चों पड़ेगी। एरिया फंक्शन क्या बना? px माइनस 2x स्क्वायर होल अपॉन 2, px माइनस 2x स्क्वायर होल अपॉन 2। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। एरिया हम लिख लेते हैं, क्या मिला था? px माइनस 2x स्क्वायर होल अपॉन 2। बोला जा रहा है द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द ऑडिटोरियम इज मैक्सिमम, यानी अगर वो एरिया मैक्सिमम हो तो x की वैल्यू क्या होगी? इसके मैक्सिमम की बात हो रही है, तो इसको थोड़ा सा अलग अलग करके हम डेरिवेट करेंगे। px बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये निकालते हैं dA बाई dx, तो ये आएगा p बाई 2 माइनस 2x। क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको 0 के इक्वल करेंगे। यहां से जब x की वैल्यू हमें निकालना है तो p बाई 2 बराबर 2x, x बराबर क्या आ जाएगा? p बाई 4। अब d2 a बाई dx स्क्वायर निकालते हैं, जो कि आएगा माइनस 2। इसका फिर से डेरिवेट करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 2। अब x इक्वल टू क्या? d2 a अपॉन dx स्क्वायर एट x इक्वल्स टू p बाई 4। दिस इज निगेटिव, इट मीन्स x इक्वल्स टू एट x इक्वल्स टू p बाई 4, जो एरिया है वो हमारा क्या होगा? मैक्सिमम होगा कि नहीं बच्चों? और शायद यही क्वेश्चन में पूछा गया था, x की किस वैल्यू के लिए एरिया मैक्सिमम होगा? तो x इक्वल्स टू p बाई 4, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। p बाई 4 के लिए एरिया हमारा क्या होगा? मैक्सिमम होगा। फिर ये आगे यूज होने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें क्या मिला था? एरिया फंक्शन था p माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2, px माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2, और x इक्वल्स टू p बाई 4 पर एरिया मैक्सिमम था। अब आगे पढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द एरिया ऑफ द ऑडिटोरियम इज मैक्सिमम। अगर x बराबर p बाई 4 तो y बराबर क्या? अगर x बराबर p बाई 4 तो y बराबर क्या? हमने स्टार्टिंग में ही देखा था पेरीमीटर को, p इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई। हमें y की वैल्यू चाहिए ना, और y बराबर हमने क्या निकाला था? p माइनस 2x होल अपॉन 2। x की वैल्यू p बाई 4 यहाँ पे पुट करो, 2 इंटू p बाई 4 होल अपॉन में 2, ये 2 से 2 जा 4, 2p माइनस p, तो ओवरऑल ये क्या आ जाएगा? p बाई 4। ये किसकी वैल्यू आई है? y की। मतलब जब एरिया मैक्सिमम होगा तो x की वैल्यू p बाई 4 और y की वैल्यू भी p बाई 4। ठीक है, क्या निकला? x की वैल्यू भी p बाई 4
x इक्वल्स टू पी बाई फोर एंड y इज इक्वल टू पी बाई फोर जब एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसका भी आंसर क्या होगा, p बाई फोर, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ये देख रहे होंगे आप लोग कि पिछले 4 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, जस्ट लाइक आपने केस बेस स्टडी कर रखा है। तो मैक्सिमम एरिया ऑफ द फ्लोर हम जानते हैं, एरिया इज इक्वल टू होता है x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, और मैक्सिमम x की वैल्यू क्या थी, p बाई फोर, और y की मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, p बाई फोर। मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आएगा, p स्क्वायर अपॉन 16। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो देखा बच्चों, ये था 10 क्वेश्चन और बहुत ज्यादा समय नहीं लगा, बहुत ज्यादा। देखो अब जैसे वेक्टर के क्वेश्चन है, 3D के क्वेश्चन है, अगर आप उसको प्रोसेस से करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, लंबा समय लगेगा, टाइम खींचेगा। ट्रिक का यूज करो, दिमाग का यूज करो, है ना। अगर आप कम समय में करना चाहते हो तो आपको ऑप्शंस में ही आंसर्स को ढूंढना पड़ेगा, ऑप्शन से सोचना पड़ेगा। आप वो थ्योरी वाले प्रोसेस से साइड हटो, टाइम का मैनेजमेंट बार बार माइंड में रखो कि कैसे हम कम से कम समय में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बचे हुए क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उसके बाद हमारा ये सेकंड जो पेपर है, यानी कि 2022 का जो मैथमेटिक्स का पेपर है, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।